तो जैसा कि सभी लोगों को पता ही होगा, अभी हम लोग अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो स्पेक्ट्रम की किताब है इसकी समरी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? समरी, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये पूरी समरी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और चैप्टर कौन सा चल रहा है हम लोगों का? चैप्टर 3 चल रहा है और चैप्टर का नाम है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। तो ठीक है, इसमें अब बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। और यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख लेना इसको। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ आता है द पोर्तुगीज़, यानी कि जो पोर्तुगीज़ थे वो भारत में पहले आने वाले थे, उसके बाद फिर डच आएंगे, फिर इस तरीके से और भी यूरोपियंस हैं वो सब हमारे देश में आते गए और देश को अपने हिसाब से यहाँ से चीज़ें बिजनेस करते गए, रूल करते गए और लूटते बर्बाद करते गए, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है कि वास्को ड गामा डिस्कवर्ड सी रूट इन इंडिया, सी रूट टू इंडिया इन 1498। देखिए इस चीज़ को थोड़ा मैप में समझेंगे हम लोग। इस वाले मैप में देखिए ये यूरोप है, ठीक है। क्या है? यूरोप। और ये हमारा देश है। ये रास्ता बंद हो चुका था, मैंने पिछली वाली क्लास में बता दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ पे रेनेसा की भावनाएं उठ गई थी, अब ये यहाँ से अलग अलग दिशाओं में निकले थे, ठीक है। ये दुनिया में अलग अलग दिशाओं में ये लोग निकलना चाह रहे थे। तो देख सकते हैं आप कि यूरोप से कुछ लोग यहाँ से बढ़िया वाली बोट बनाए, अच्छी वाली बोट, ठीक है, पानी के जहाज़, और यहाँ से निकले। देखिए ये इधर की तरफ कहाँ पहुँच गए? ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में कहीं एक लोकेशन आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। एक लोकेशन अभी आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील देख लीजिए, ठीक। और देखिए उसी तरीके से कुछ लोग यहाँ से निकले यूरोप से, तो कुछ साउथ अमेरिका चले गए, ठीक है। एक इंसान जो वास्को डी गामा था वो यहाँ से निकला और ये अपनी बोट लेके आया, ठीक है। इस तरीके से चलते 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 वो यहाँ पर कैलीकट, ठीक है, कैलीकट में पहुँच गया। कब? 1498 में। और ये लगभग 11 महीनों की उसकी यात्रा थी, ठीक है। 11 मंथ्स की उसकी यात्रा थी। वो इसी समुद्र में इस तरीके से सैर करते रहा 11 महीनों बाद वो 1498 में 11 महीनों के बाद कैलीकट पहुंचा, ठीक है। और कैलीकट पहुंचा तो वहाँ पर एक राजा था ज़ेमोरिन, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। वहाँ का जो लोकल रूलर था या जो पुराना राजा कहें जो कैलीकट का, वो कौन था? ज़ेमोरिन था। उसी से इसने मुलाकात करा। अच्छा, एक और चीज़, वास्को डी गामा के पहले भी एक यहाँ से पुर्तगाली निकला हुआ था, ठीक है। वो पुर्तगाली चलते चलते वो इधर ही कहीं आके रुक गया, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका में इधर ही कहीं आके रुक गया और उसका नाम था, मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ तो ये नाम था बार्थो, ठीक है, बार्थोलोमी डायास। ये इंसान था जो करीब 10 साल पहले यानी 1498 से करीब 10 साल पहले वो आया था और उसने ये क्लेम किया कि उसने इंडिया को खोज लिया है, बल्कि ऐसी बात नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना दूर का रास्ता इन्होंने तय किया है। और ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, केप ऑफ गुड होप, ये इधर ही कहीं है, ठीक है। इसी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यानी कि वास्को डी गामा यहाँ से निकला और इस तरीके से केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए वो यहाँ पर कैलीकट पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आई हैं। तो पहला पॉइंट ये रहा। और वास्को डी गामा करीब भारत में आके 3 महीनों तक रहा, ठीक है। 3 महीनों तक रहा और उसने यहाँ से जो कुछ भी बिजनेस वगैरह कर सकता था वहाँ से कुछ ढेर सारी सामान को इकट्ठा किया। और कार्गो शिप होता है ना, ठीक है, बड़ी वाली शिप जिसमें खूब ढेर सारे सामान लोड किए जाते हैं, कार्गो के शिप में भरा और ये यहाँ से भर के 3 महीने बाद क्या करा, हमारे देश से रिटर्न हो गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वास्को डी गामा फिर से आ रहा है, ठीक, 1502 में। और इस बार आने के बाद उसने तो भारत में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग ही कर दिया, कुछ स्टेशन को ही बना दिया, जैसे कैलीकट हो गया, कोचीन हो गया, कन्नानूर हो गया, ठीक है। हालांकि ये जो इस चीज़ को याद रखेंगे आप कि जो कैलीकट था, ठीक है, ये कैलीकट एक और इंसान का नाम है जो इसमें समरी में नहीं दिया है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उस इंसान का नाम था क्या? पेड्रो, ठीक है, पेड्रो
एल्वारेज, पेड्रो एल्वारेज कैब्राल, ठीक है। ये इंसान पहली पोर्तुगीज़ की फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर किया था, ठीक है, और 1500 में, और कहाँ पर, कैलीकट में। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होंगे कि 1502 में ये वास्को डी गामा ने कैलीकट में कुछ ट्रेडिंग इस्टेब्लिश किया है, नहीं। उसके पहले भी बीच में कुछ लोग आए थे जिसका नाम है पेड्रो एल्वारेज कैब्राल, ठीक है। ये नाम ही इतना टेढ़ा है, इसमें क्या बताया जाए। तो ये 1500 में, ठीक है, ये कैलीकट में पहली पोर्तुगीज़ की फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लिया था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद देखिए भैया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा साहब आए, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर माने क्या है, जैसे आप को मान लीजिए घर से बाहर निकलना है तो आप घर के किसी सीनियर मेंबर से पूछकर या परमिशन लेकर आगे बढ़ते हैं ना। तो उसी तरीके से ये लोग पुर्तगाल से, पोर्तुगीज़ ये सारे के सारे निकल के आ रहे थे भारत में, ठीक है। यूरोप से निकलकर भारत में आ रहे थे। तो वहाँ पे जो राजा था, उस राजा ने इन्हें फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट करके भारत में भेजा। इसीलिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा साहब क्या हैं, पोर्तुगीज़ के बिहाफ पर भारत में पहले गवर्नर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने देखिए, ये जो सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है, ब्लू वाटर पॉलिसी, या फिर इसको कार्डजे सिस्टम कहते हैं। देखिए, पोर्तुगीज़ का मानना ये था, आप मैप में खुद भी देखें तो समझ में आएगा, हवाई जहाज़ जैसी चीज़ें बनी हुई नहीं है, ठीक है। विज्ञान बहुत ज़्यादा विकसित किया नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी अभी कैसी है, नॉर्मल ही चली है, ठीक है। क्योंकि ये सब बात ही देखिए आप कब करी जा रही है, ये 1500 के समय की बात करी जा रही है ना। तो कितना साइंस डेवलप की होगी उस समय। अब देखिए, ये रहा यूरोप और ये रहा हमारा देश, और इनके बीच में जो भी ट्रेडिंग होगी, वो ट्रेडिंग किन रास्तों से होने वाली है, समुद्र के रास्ते से ही होने वाली है, ठीक है। समुद्र के ही रास्ते से होने वाली है, यानी कि सी रूट से ही होने वाला है। तो ये जो पुर्तगाली थे, ठीक है, इनका मानना था कि यदि हम लोग लैंड पर या ज़मीन पर, ठीक है, यदि थोड़े कमज़ोर भी रहेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें समुद्री ताकत को बढ़ाना है। ब्लू वाटर पॉलिसी माने क्या है कि समुद्री ताकत माने क्या कि हमारी शिप बिल्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास अच्छी अच्छी बोट होनी चाहिए कि ताकि हम लोग अच्छे से व्यापार कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, इसका मतलब ही है कि इनका एक ही मकसद था, ठीक है, कि भैया हमारी जो बड़ी बड़ी पानी की जहाज़ें होंगी, ठीक है, और हम पानी के रास्ते में यानी समुद्र के रास्ते में अच्छी जानकारी रखेंगे या अच्छी टेक्नोलॉजी रखेंगे। तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बनने तो कुछ भी बन सकता है, पर ये बन सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि जो पोर्तुगीज़ की जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ शुरू हुई थी, कैलीकट में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान रखेंगे इसको। तो उसके बाद एक और साहब दिख रहे हैं, एल्फेंसो डी एल्बुकर्क, ठीक है। मैं नाम यदि बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए, इनको कहा जा रहा है कि ये जो थे फाउंडर है ना, पोर्तुगीज़ पावर को इन्होंने भारत में काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया, या फिर फाउंडर भी कह रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसने कुछ बड़ा ही काम किया है ना। जो गोवा था उसको कैप्चर कर लिया बीजापुर से, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो दिख रही है, मुस्लिमों को देखिए ये लोग बहुत मारते थे, ठीक है। यानी कि इनका पूरा पोर्तुगीज़ का फंडा ये था कि जितना भी इस्लाम दिख रहा है, ठीक है, मुस्लिम्स दिख रहे हैं, उन सबको मार दो, ठीक है। यानी मुस्लिम के प्रति ये बहुत ज़्यादा क्रूएल थे। तो भैया ये भटकाल भी क्या करे, श्री कृष्ण देव राय, जो कि विजयनगर की कैपिटल कहाँ थी, हम्पी थी, ठीक है। वहाँ के जो राजा हैं कृष्ण देव राय, उनसे भी देख सकते हैं यहाँ की एल्फेंसो डू अल्बुकर्क ने क्या करा, यहाँ पे भटकाल को भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। और देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ मैरिंग विथ नेटिव्स ऑफ इंडिया। देखिए, इनका, क्योंकि ये जो पुर्तगाली थे जब निकले थे अपने देश से, तो इनके दिमाग में क्या था कि हम लोग क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा फैलाएंगे, है ना। तो फैलाने के लिए इन्होंने क्या किया कि भारत में आकर यहाँ की जो लोकल महिलाएँ थीं, ठीक है, जो यहाँ की जो देशवासी थी, उनकी जो महिलाएँ थीं, उनसे ये लोग शादी ब्याह करने लगे, ठीक है।
शादी ब्याह करने से अब होगा क्या, क्योंकि शादी करने के बाद जो औरत है वो भी क्रिश्चियन बन जाएगी और उसके जो बच्चे होंगे वो भी क्रिश्चियन बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए देख सकते हैं कि अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क ने क्या किया है, पॉलिसी ऑफ मैरिंग शुरू किया हमारे नेटिव्स ऑफ इंडिया की महिलाओं से। आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा थी, ठीक है, सती प्रथा आप समझ सकते हैं कि जब पहले क्या हुआ करता था, हालांकि इसको पूरी तरीके से राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज़ों के हिसाब से मदद से सहयोग से बंद करवाया था, उस बारे में अभी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको क्या करा इसने, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसने क्या करा, बंद कर दिया, बंद करवा दिया पूरा, ठीक है। हालांकि ये पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाया लेकिन फिर भी बंद हो गया। सती प्रथा क्या थी मैं बता दूं, पहले क्या होता था कि जब कोई भी हस्बैंड मर जाता था, ठीक है, तो उसकी जो पत्नी वाइफ हुआ करती थी उसको भी उसकी चिता पर लगा कर जला दिया जाता था, यानी जिंदा फूंक दिया जाता था, ठीक है। मेरा देश क्या कहें महान रहा है, तो इसमें ऐसे भी तुच्छी घटनाएं घटती रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा भैया, सती प्रथा जैसी चीज़ों को बंद किया। उसके बाद देख सकते हैं आप एक और इंसान आ रहा है, नीनो दा शोना, ठीक है। यदि मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो क्या बताऊँ मैं इसके लिए। नीनो डा शुनाया, इसने क्या करा, आप ऐसे ही हल्का हल्का देख सकते हैं, जो कोचीन इनकी कैपिटल हुआ करती थी पोर्तुगीज़ की, उसको इसने क्या करा, गोवा शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और दियू दिख रहा है, बसीन दिख रहा है, ये सब जो पोर्तुगीज़ के ऑक्यूपेशन में आ गया। और जो गुजरात का किंग जो बहादुर शाह था, ठीक है, उससे ये सारी चीज़ें क्या करें ये लोग अपने कब्ज़े में ले लिए। और बहादुर शाह, ये जो मुग़ल एम्परर दिख रहे हैं भैया, ठीक है, इनको इन लोगों ने धोखे से मरवा भी दिया, यानी कि कहीं पर मिलने जुलने के लिए बुलाया इन्हें, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा है ना, नेगोशिएटिंग, कहीं पर इन्हें मिलने जुलने के लिए बुलाया और वहीं पर धोखे से इन्होंने क्या करा, मुग़ल एम्परर बहादुर शाह को मार दिया। तो आप देख सकते हैं कि पोर्तुगीज़ भारत में कितने ज़्यादा क्रूएल रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें पूरे में, ठीक है। सिर्फ पोर्तुगीज़ ही नहीं, जितनी भी यूरोपियंस कॉलोनी हमारे देश में आई वो सब लुटेरे ही थे, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ और चीज़ों को देखते हैं हम लोग। अब जो एक और टॉपिक आ रहा है कि भैया ये पोर्तुगीज़ किस तरीके से इनका ख़ात्मा हो गया, विनाश कैसे हो गया। तो अब जैसा कि देख सकते हैं कि और भी जो डायनेस्टीज़ थी भैया वो विकसित होने लगी थी, जैसे इजिप्ट हो गया, पर्सिया हो गया, नॉर्थ इंडिया में, और हमारे खुद मराठा, ठीक है, खुद मराठा जो थे आसपास भारत में विकसित हो रहे थे, क्योंकि अब मुग़ल एम्परर भी क्या है डिक्लाइन होने की तरफ है, तो मराठा भी आगे बढ़ेंगे। तो ये खुद इतने क्या थे, पावरफुल डायनेस्टी थे, ठीक है, पावरफुल डायनेस्टी। तो इसके सामने क्या है कि ये जो पोर्तुगीज़ है वो इनका सामना कर नहीं सकते थे, तो इसलिए डिक्लाइन होने में ये पॉइंट भी क्या है, कारगर साबित हुआ। आप एक और पॉइंट देख सकते हैं कि ये क्या करते थे कि अपने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, यानी कि ईसाईयत धर्म की प्रचार प्रसार करना चाहते थे, तो साथ में और भी लोग थे ना धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, ठीक है, इस्लाम लोग भी थे। उसी तरह से क्या था कि ये जूसूट, क्या पढ़ेंगे इसको, जेसूट मिशनरीज भी थी। तो भैया इन लोगों को क्या था, पुर्तगीज़ लोगों को इनसे क्या था, डर था। जैसे आप एक बात समझे कि यदि हमारे देश में, ठीक है, खैर हमारे देश की बात छोड़ें, पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पर इस्लामिक स्टेट बन चुका है, हमारा धर्म तो सेक्युलर है, सॉरी हमारा देश कैसा सेक्युलर कंट्री है। तो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान कैसा है, हम लोगों का इस्लामिक स्टेट है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि वहाँ पर इस्लाम का पक्का क्या है, बोलबाला रहेगा, स्वैग रहेगा, भौकाल रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर किसी भी अदर धर्म के, अदर रिलीजन के लोग होंगे तो उन्हें कैसा होगा, थोड़ा बहुत तो डर होगा ही। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इनको क्या था कि ज्यूसूट मिशनरीज थी, इनसे भी क्या था, डर था, ठीक है। ये भी एक संभावना है, ये भी एक बात रही है, ठीक है, इनके विनाश होने का। उसके बाद देखिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये रहा इनक्यूजिशन, ठीक है। इनक्यूजिशन माने क्या है कि भैया सिर्फ जो इनका जो खुद का धर्म दिख रहा है पुर्तगालियों का, उसको छोड़कर बाकी किसी भी धर्म को क्या करना है, मार देना है। परसिक्यूशन मानी मार देना है, ठीक है। हालांकि वो लोग क्या है, शुरू में तो हिंदू मुस्लिम सबके प्रति क्रूएल रहे, लेकिन बाद में इनका मुख्य रूप से मुस्लिम या इस्लाम की ही प्रति ज़्यादा नफरत रही, ठीक है। इस्लाम को तो ये सीधे सीधे क्या करते थे, उड़ा देते थे, ठीक है।
तो ये वजह भी है भाई। यानी कि जाहिर सी बात है ना, यदि कोई भी राजा या फिर साम्राज्य, जैसे कि औरंगज़ेब रहा, जो मुग़ल साम्राज्य औरंगज़ेब, ठीक है, वहाँ पर भी एक इंसान जो औरंगज़ेब हुआ, उसने भी क्या करा, उल्टे सीधे टैक्स लगाना शुरू किया। वो सिर्फ इस्लाम के प्रति क्या है, फेवर करने लगा। तो इससे भी क्या हुआ कि विनाश होता है। यानी कि जो राजा है ना, जो राजा है, ठीक है, उसको सिर्फ किसी एक ही धर्म के प्रति ज़्यादा उदार या फिर फेवर नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का कौन था, अकबर था, अकबर, ठीक है। अकबर ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इस्लाम को ही समझता था, वो अन्य सभी धर्मों की भी बहुत इज्जत करता था, उसके बारे में वो डिस्कस करता था। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है भैया, सिर्फ ये इनक्यूजेशन पर उतर आए थे, यानी कि सिर्फ अपने धर्म को छोड़कर बाकी सभी धार्मिक लोगों को मार दो, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं कि स्पिरिचुअल प्रेशर लोगों पर तो इनके पुर्तगीज़ लोगों पर तो पड़ेगा ही, ठीक है। और साथ में यहाँ पे और भी कॉलोनी थी, है ना, इंग्लिश वाले भी थे, डच वाले भी थे, ये लोग भी एक दूसरे में कॉमर्शियल फ़ाइट कर रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से भी इनको दिक्कत थी। देखिए, जो एक और सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, इनके जो ऑफिसर हुआ करते थे, इनके बीच में खूब भयंकर करप्शन हुआ करता था, ठीक है। करप्शन जैसे ब्यूरोक्रेसी में एक वर्ड आता है, टर्म आता है करप्शन का, उसी तरीके से समझ जाइए ये लोग खुद भी पुर्तगाल से भारत में अपना बिजनेस करने के लिए जो ऑफिसर आते थे, जो भेजे जाते थे, वो खुद भारत में आकर वहाँ के पुर्तगाली स्टेट कहें या फिर राजा को छोड़कर वो खुद ही अपने ही ग्रीड हो गया, ठीक है, सेल्फिशनेस के लिए बिजनेस करते थे, है ना, और यहाँ पे लूटपाट करना शुरू कर देते थे। तो इस वजह से भी इनका जो शासन था, ठीक है, इनकी जो रूलिंग व्यवस्था थी, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। और उसके बाद देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ आप देख सकते हैं, डाइवर्जन ऑफ पोर्तुगीज़ कॉलोनी एम्बिशन टुवर्ड्स वेट्स ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील। देखिए, अभी जैसे मैंने मैप में दिखाया था, ठीक है, मैप में दिखाया था कि ब्राज़ील इधर कहीं है। तो ये लोग यहाँ से यहाँ आकर भारत में, ठीक है, अपना बिजनेस कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे। तो इन लोगों ने इधर क्या करा, ब्राज़ील को ढूंढ लिया। ब्राज़ील को ढूंढने का मतलब माने क्या है, ब्राज़ील तो यहीं पे था, हालांकि ये लोग इस रास्ते से यहाँ चलकर आ गए। तो इन्हें ये रास्ता क्या है, थोड़ा नज़दीक लगा, है ना, ये रास्ता पुर्तगालियों को यहाँ से नज़दीक लगा। अब वो सोचे कि हम लोग कौन इधर इतना लफड़ा में पड़ेगा यहाँ पे, इससे अच्छा है कि यहीं ब्राज़ील में ट्रेडिंग करें, बिजनेस करें, ठीक है। तो इसकी वजह से ये लोग क्या है, डाइवर्स कर गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, डाइवर्जन, ठीक है, ब्राज़ील की तरफ छोड़ गए। तो इतनी सारी पॉइंट्स थे। अब उसके बाद हम लोग इसमें आगे देखें और चीज़ों को। अब बात डच की आती है, ठीक है। तो उसी तरह से सेम चीज़, जो डच पार्लियामेंट था, ठीक है, वहाँ से एक चार्टर पास किया गया। चार्टर माने क्या, एक तरीके का कानून या एक्ट पास किया गया, ठीक है। और ये कब पास किया गया, 1602 में। और इस कानून में बात थी कि भैया आप लोग युद्ध कर सकते हैं, कोई ट्रीटी कर सकते हैं, कोई किला बना सकते हैं। और इनकी जो डच की जो कंपनी थी, उनका नाम देख सकते हैं आप, द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ठीक है, ये कंपनी थी। ये इनकी भाषा में इस कंपनी का भी नाम यहाँ पे लिखा है। तो क्योंकि डच को अपने देश से निकलकर दूसरे देश में जाना है व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, तो डच पार्लियामेंट जो है उनसे उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने क्या करा, एक चार्टर को पास किया, ठीक। तो जो डच आए भारत में, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो इनकी पहली फैक्ट्री थी, ठीक है, वो कहाँ पर लगाई गई, मसूलीपट्टनम में, और 1605 में। उसके बाद आप देखें तो ये पुलिकट में भी है, ठीक है, सूरत में भी है, ये बिमली पट्टम में है, ठीक है, कारिकल हो गया, उसी तरीके से कासिम बाज़ार हो गया, है ना, ये हो गया, कोचीन हो गया। आप एक बार चाहें तो ये सारी जो लोकेशन दिख रही है, ठीक है, मैप में आप देखें। और मैं बता दूं, ये मैप में आपको कहाँ पे सारी लोकेशन मिलेगी, ठीक है। ये आपका हिंदुस्तान होता है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा मैप अच्छा नहीं बना, मैं समझाने के लिए सर बता रहा हूँ। तो ये जो आपका वेस्टर्न कोस्ट होता है ना, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट, लगभग आपको ये सारी वेस्टर्न कोस्ट, वो भी कहाँ में, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो साउथ इंडिया में ये लगभग सारी जो लोकेशन दिख रही है आपको इधर ही कहीं मिल जाएगी, ठीक है। तो आप एक बार सारी लोकेशन को देख सकते हैं। याद कौन सा रखेंगे कि जो डच फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में कहाँ पे, 1605 में पहली बार लगाई गई थी, ठीक। अब जो डिक्लाइन हो गया, ये कैसे ख़त्म हो गए। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे देश में सिर्फ डच ही नहीं थे,
इंग्लिश वाले भी आ चुके थे, फ्रेंच वाले भी आ चुके थे, तो ये सब आपस में ही लड़ाई करते थे। जैसे आप समझ सकते हैं कि अभी कोई जियो का सिम कार्ड ले रहा है, ठीक है, किसी ने एयरटेल का सिम कार्ड ले लिया, ठीक है, किसी ने वोडाफोन का सिम कार्ड ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे कंपनी वाले क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ऑफ़र देते हैं कि सब एक दूसरे में बिज़नेस के मामले में सॉरी बिज़नेस के मामले में एक दूसरे में सुपरमेसी लाना चाहते हैं, ठीक है। कभी जियो वाला कुछ ऑफ़र दे देगा तो कभी एयरटेल वाला ऑफ़र दे देगा, यानी एक दूसरे को ये सब दबा कर खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। बिज़नेस का यही रूल ही होता है, ठीक। तो उसी तरीके से ये लोग भी भारत में क्या था, ठीक है, ये आपस में ही भिड़ जाते थे। तो एंग्लो डच लड़ाई हुई, ठीक है, और बुरी तरीके से, बहुत ही भयंकर बुरी तरीके से भैया यहाँ पे डच की हार हो गई, ठीक है, डिफीट ऑफ डच। ये इंग्लो माने क्या है, इंग्लिश की बात करी जा रही है, इंग्लिश माने क्या, ब्रिटिश की बात करी जा रही है, ठीक है। तो जब ये लोग यहाँ से हार गए, ठीक है, एक और युद्ध आप देख सकते हैं, बैटल ऑफ बितारा 1759 में, इसको हम लोग बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं, है ना, ठीक है। इसको, ये जो बैटल ऑफ बितारा दिख रहा है, ठीक है, ये हम लोगों का बैटल ऑफ हुगली। हुगली आप देखेंगे तो ये आपको बंगाल साइड में दिखेगा, ठीक है, मैप में देख लेना इसको। तो यहाँ पे भी क्या है, देख सकते हैं आप, इंग्लिश वालों ने क्या करा, डच को सब हरा दिया, डिफीट कर दिया, ठीक है। तो ये सब इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद आप देख सकते हैं भैया, जब घर में पिट गए तो अब क्या करेंगे, घर छोड़ के भागेंगे, ठीक है। वो भी दूसरे के घर में आए थे और दूसरे के घर में आके दूसरे से लात खा रहे हैं, तो क्या करेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो डच वाले थे ये टूवर्ड्स मलय आर्कीपेलागो, ठीक है, मलय आर्कीपेलागो की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी इसका साफ मतलब है कहाँ की तरफ शिफ्ट हो गए, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। मैप में देख ले सकते हैं इसको, आप इसको मैप में देखिए तो ये हम लोगों का इंडिया है, यहाँ पे डच भागे, मार खा लिए यहाँ से, तो वो सोचे कि अब इंडिया में नहीं जाएंगे, इधर से हम लोग निकलेंगे, ठीक है, और कहाँ निकलेंगे, इधर की तरफ निकलेंगे, ठीक है, इंडोनेशिया या फिर मलय आर्कीपेलागो की तरफ, इंडोनेशिया। तो इधर देख सकते हैं कि वो लोग इधर करीब आ गए बिज़नेस करने के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पुर्तगीज़ थे वो भी भारत में नहीं टिके, ठीक है, जो डच थे वो भी भारत में नहीं टिके। अभी आप देखेंगे कि जो फ्रेंच है वो भी भारत में नहीं टिकेगा, यानी टिकेगा कौन, ब्रिटिश। तभी ये जाके ब्रिटिश करीब 200 सालों तक भारत में राज करेगा और इस पूरे भारत को जितना हो सकता है उतना बर्बाद कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कैसा लगा है इस बारे में कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दें, अपनी बात कहें। खुश रहें, आगे बढ़ें, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।